हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं जेपीएससी की, एक ऐसा कमीशन जो इस इंडिया में ही नहीं, इस दुनिया में सुपर पावर से लैस है। उसके अंदर बायोलॉजिकल ह्यूमंस नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसान नहीं हैं जो हमारे जैसे होते होंगे, ठीक है। वो बस प्रकट हुए हैं उसमें। जो भी उनका जो थिंक टैंक है ना, वो कुछ उसी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो शेड्यूल अरेंज करते हैं एग्जामिनेशन का, और जिस हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, रिवाइज आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ऐसा मतलब ऐसी क्वालिटी ना बहुत कम देखने को मिलती है। और आप लोग भी बहुत लकी हैं कि जेपीएससी जैसे एग्जाम के साथ इन्वॉल्व हैं। क्या कर सकते हैं, मजबूरी भी है। अभी सीडीपीओ में क्या हो रहा है, इन्होंने एक तो कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई भी एग्ज़ाम देता है तो उसमें नए स्टूडेंट भी होते हैं, इवन कोई भी स्टूडेंट हो, प्रीलिम्स के बाद एक टाइम मिलना चाहिए, एटलीस्ट 45 डेज तो होना ही चाहिए कम से कम। इवन उससे ज़्यादा कम से कम गैप होना चाहिए 3 महीने, क्योंकि उस बीच में आपको प्रीलिम्स भी तैयार, उस बीच में जीएस तैयार करना है, ऑप्शनल पेपर तैयार करना है, कई सारी चीज़ें। अब खैर चलो, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करेंगे उस पर। इतना तो कंफर्म है कि जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है तो नए स्टूडेंट भी उसके अंदर आते हैं। उनके आर्टिकल 14 का हनन हुआ कि नहीं, उनके समानता के अधिकार का एक्सप्लॉइटेशन है या नहीं। क्या ये आयोग वाले जब एग्जाम कभी दिए होंगे तो इनको जो प्रॉपर टाइम मिला होगा, क्या यही टाइम अभी के नए स्टूडेंट को मिला है? क्या इसी तरह के टाइम मिलते हैं और एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? तो आई थिंक ना ही कॉमन सेंस है, ना ही बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, और ना ही बहुत ह्यूमन, आप ये कह सकते हो कि ना ही बहुत ज़्यादा सिंपैथी इम्पैथी वाली चीज़ें हैं। जैसे यूपीएससी का पेपर 4 आता है ना, उसके अंदर सिंपैथी है, इम्पैथी है, ऑब्जेक्टिविटी है, टॉलरेंस है, उसके अलावा और भी कई सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो एक सिविल सर्वेंट के अंदर खोजा जाता है ताकि आगे जाके पब्लिक की सेवा करनी है। यहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, जेपीएससी का सीडीपीओ का रिजल्ट, उसके बाद क्वेश्चन को लेकर ऑब्लिगेशन, जो भी जिनको भी है ऑब्जेक्शन, वो अपना ऑब्जेक्शन डालिए। रिवाइज आंसर की आया, फिर गलती हो गई है, और गलती ऐसी ऐसी हुई करंट अफेयर्स और ट्राइबल्स वाले मुद्दे में, जो कि ब्लाइंड गलती है बिल्कुल। अब वो कैसे गलती हुआ है, किस लेवल पे उनके पास एक्सपर्ट हैं बीपीएससी जैसे, वो समझ नहीं आ रहा। एक बार बीपीएससी ने भी ऐसा काम किया था, खैर बाद में अतुल प्रसाद ने आके बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने उनको ब्लैकलिस्टेड किया। अब मतलब सबको पता है तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, और आंसर क्वेश्चन गलत है। मतलब क्वेश्चन भी नहीं दे पा रहे हैं सही सही, ऊपर से जब आंसर आता है, ऑब्जेक्शन जब जा रहा है, उसके बाद भी जो सेकेंड आंसर की आ रहा है उसमें भी फॉल्ट है, और उसके बाद अभी तक रिजल्ट का पता नहीं है। 19 तारीख को एग्जाम। कोई भी अगर 125 130 से कम है या ज़्यादा है तो वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर उसके आसपास है तो उसको लग रहा होगा ना कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में एक प्रॉपर गैप तो होना चाहिए। प्रीलिम्स और कम से कम मेंस के बीच में 90 डेज का गैप दीजिए, और एटलीस्ट पीटी के रिजल्ट और मेंस के बीच में एक कम से कम 45 डेज का तो गैप होना ही चाहिए। कहीं दिख रहा है आंसर क्वेश्चन? अब मतलब सोचो कि ऐसा ऐसा आयोग है भारत के अंदर, और भी कई आयोग हैं जो क्वेश्चन ही सेट नहीं कर पा रहा। 100 क्वेश्चन नहीं सेट हो रहा, 150 क्वेश्चन नहीं सेट हो रहा। इसी जगह पे यूपीएससी भी है। रेयर मामले में ही गलती होती है, अदरवाइज आंसर पे तो गलती नहीं होता, क्वेश्चन ट्रांसलेशन पे एरर उठ जाता है। तो वहां ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी बहुत ज्यादा पैसे देती है अपने एक्सपर्ट टीम को और इतना रिसोर्सेज स्टेट के कमीशन को नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। और अभी बीपीएससी सीडीपीओ की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंफर्म है कि नए स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे में उनका रिजल्ट कैसे आएगा? और जिनका स्कोर जो कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पे खुद को देख रहे हैं, वो बिना पीटी रिजल्ट के तैयारी कैसे करेंगे? और कुछ लोगों का तर्क हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं कि आपको पहले से तैयारी करना चाहिए। आप में से बहुत लोग बोल सकते हो, बोलने के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, तैयारी करनी चाहिए,
नहीं भी है तब भी आपने पीटी एग्जाम दे दिया, फिर से तैयारी करो, ठीक है। उनका क्या, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करेंगे जब पीटी का रिजल्ट उनका आने वाला है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो कहानी खत्म, वो पढ़ के क्या कर लेंगे, अब इतना स्ट्रेस क्यों लें। उनको भी तो टाइम मिलना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरा आ रहा है तो हम तैयारी करते हैं। तो एक तो प्रॉपर कुछ ना कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए ना। और अगर आप मेरे ये वीडियो डालते डालते भी रिजल्ट आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इससे। क्या 10 to 15 डेज के अंदर जो नए स्टूडेंट हैं वो ऑप्शनल पेपर को तैयार कर लेंगे, जीएस तैयार कर लेंगे, आंसर राइटिंग कर लेंगे। सिंपल सी बात है, सोच के आप ही खुद ही देखिए। तो यहां कहने का मतलब ये है कि आयोग जिस तरह से अभी बीपीएससी के जेपीएससी के अंदर हुआ, इसके पहले जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ उस दौरान जो देखा गया, तुरंत पीटी, तुरंत रिजल्ट, मतलब कुछ था ही, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब हाई लेवल पे सिस्टम में दोष है। और यहाँ स्टूडेंट का समय खराब किया जा रहा है, स्टूडेंट स्ट्रेस में है। पीटी जब करेक्शन करके आ रहा है, सॉरी, जब ऑब्जेक्शन के लिए मॉडल आंसर आया, उसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आया, दोनों में एरर है। अब वो स्टूडेंट एरर सॉल्व करता रहे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की है कि तुम ही बताओ कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आयोग का यही कहना है ना कि तुम ही बताओ हम गलती कहां कर रहे हैं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो दोगे ठीक करेंगे, उसके बाद फिर से गलती कर देंगे, अब दोबारा तो मौका भी नहीं मिलेगा। अब तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, जिनको भी ऐसा लगता है। खैर, ये तो रही आयोग की बात, जो चल रही है उनकी मनमानी है, उस पर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। दूसरी तरफ अब बात है कि जेपीएससी सीडीपीओ को सेफ कैसे करें। देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात हम करेंगे सेव करने को लेकर, क्योंकि अगर एक दिन भी समय मिलता है तो हम हार तो सकते नहीं है, हम बैठ तो सकते नहीं है, हम कोशिश तो करेंगे ना। ये सोच करके हम जीत जाएंगे। हमने पहले ही तो ये सोच लिया कि हम हार जाएंगे, तब तो हार ही जाएंगे। लेकिन हमको ये सोचना है कि नहीं, हमें जीतना है। एटलीस्ट नहीं जीत सकते तो एकदम ऐसा शानदार फाइट देना है कि हम इस एग्जाम को निकाल लें। देखो, जेपीएससी के एग्जाम को निकालने में जो सबसे ज़्यादा मैंने जो निकालने वाले हैं उनमें से अधिकांश तो कौन होंगे, जो पहले से मेंस दे रहे हैं, जिनका पेपर एक लेवल पे तैयार है, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन को ऐड करेंगे, निकल जाएगा। उसमें भी जेपीएससी का सिलेबस अलग है। इन्होंने आनंद फानन में सीडीपीओ के सिलेबस के साथ को सही से बनाया नहीं, कट एंड पेस्ट टोटल बीपीएससी का सिलेबस है। बीपीएससी के सिलेबस को एज इट इज उठा के डाल दिया है, कुछ किया ही नहीं उसमें। बिहार का सेक्शन हटा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम है। तो इस पैटर्न पे जेपीएससी की तैयारी तो हो नहीं रही है। बिहार का तो ये पैटर्न स्टार्टिंग से था। बिहार पहले जेपीएससी बीपीएससी के अदर एग्जामिनेशन में भी इस पैटर्न को फॉलो किया है, और सीडीपीओ के अंदर भी था, तो लोग फ्रेंडली हैं इस पैटर्न से। जेपीएससी में तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल पैटर्न अलग है। अब अगर पैटर्न अलग है तो समय तो मिलना चाहिए। अब इस पैटर्न पे आंसर राइटिंग करना, ऑप्शनल को तैयार करना क्या आसान काम है। अब सवाल है कि कैसे निकलेगा, या कोशिश हम किस लेवल पे करें ताकि हमें ना लगे कि हमने कोशिश नहीं की। देखो, यहां पे स्टैटिक पोर्शन आपको दो चीजों को चेंज करना होगा, एक दो में बांटना होगा सिलेबस को, टोटल हर सिलेबस को। स्टैटिक पोर्शन अलग करना होगा और डायनेमिक अलग करना होगा। स्टैटिक पोर्शन ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में आपको दिखेगा, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा आपके ऑप्शनल पेपर के अंदर स्टैटिक का मतलब वो है कि जो चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे आप जो भी ऑप्शनल पेपर लोगे तो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस है ना जो रिपीट होंगे, लाइक जैसे हिस्ट्री लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ना वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइप की चीज़ें, तो उसको उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, या उसको पॉइंट में सिर्फ पॉइंट लिख के उसको याद कर लो। स्टैटिक को आपको याद करना पड़ेगा, अगर जेपीएससी सीडीपीओ निकालना है स्टैटिक को करना होगा। और दूसरा काम क्या करना है, डायनेमिक में ज़्यादा कुछ नहीं है। डायनेमिक में आपको कुछ करंट के डाटा, करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ आईआर पे थोड़ा सा काम करना है। तो आईआर को आप इग्नोर कर सकते हो, नो डाउट। आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा कवर कर ले। इसके साथ ही कुछ और चीज़ों को आपको देखना होगा, लाइक डीआई यहाँ पे जिसका निकल जाएगा उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि डीआई में ये भी देखा गया 72 में 72 नंबर तक आ जाता है। कोई गलती नहीं करेंगे, नंबर नहीं कटेगा, तो 72 में 70 तो आ ही जाएगा, 2 नंबर को छोड़ दीजिए, 72 तक आ जाता है। तो डीआई एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप पूरा नंबर खींच सकते हो। तो डीआई पे थोड़ा मेहनत बढ़ा दो, ये जरूरी है। थोड़ा आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब सवाल है कि स्टैटिक पोर्शन भी इतना ज़्यादा है,
अब मैंने बोला दो भाग में डिवाइड करना, तो एक ना आपने स्टैटिक को डिवाइड किया और एक क्या किया, करंट या डायनेमिक सेक्शन को। अब क्या करना है, थोड़ा सा एक और चीज पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, वो ये है कि जो कॉमन से क्वेश्चंस हैं आपको वही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपको सीडीपीओ के पेपर में मुश्किल नहीं आने वाला है, ये लिख के रख लो। जेपीएससी सीडीपीओ मेंस में क्वेश्चंस आपको आसान मिलने वाले हैं, एकदम से आसान सवाल मिलेंगे। तो आप में से कोई भी गलत ट्रैक पे तैयारी कर रहा है उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। तो आप जो भी हर सब्जेक्ट के आसान सेक्शन है, जो इजी सेक्शन है, जो बार बार रिपीट होने की संभावना है, उसको आप तैयार करके जाइए। सवाल आपको वहीं से देखने को मिलेगा, कंफर्म है ये, ठीक है। जो स्थिति है इसमें यही होने वाला है। हाँ, आपको करंट अफेयर्स परेशान कर सकता है, आपको आईआर परेशान कर सकता है, क्योंकि वो आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन वहां भी सवाल आपको आसान ही देखने को मिलेंगे। एक तो ये, तो इजी सेक्शन को आप पहले कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल पेपर, इंक्लूडिंग डीआई, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो उसको आप जब एक साथ कर लोगे ना, फिर आपको कुछ ऐसे सवाल दिखेंगे जो मुश्किल है, तो उसको फिर आप मतलब अब आपके पास रटना है, आपको रटने के अलावा आपके पास कुछ और विकल्प बच नहीं रहा है। तो आप रटिए उसको, रटेंगे तो आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। पीवाईक्यू के कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए मेंस के, उसके कुछ सवालों को पढ़ लीजिए, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए। यानी कुल मिला के आपको पूरा का पूरा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही इस एग्जाम को क्रैक करना है और किया जा सकता है। एकदम ये नहीं कह सकते नहीं किया जा सकता, और ये कोई आपको खुश करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। बस ये है कि हमें एग्जाम निकालना है, ये सोच करके। जो मैंने भी बताया कि क्वेश्चन आसान ही आएगा, क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाएंगे उसी के वही शब्द बदल के आपके सामने आएगा, तो उन पे आपको पॉइंट्स गैदर कर लेना है, आएगा हम डाल देंगे। डीआई मजबूत करना है, ऑप्शनल को भी साथ में इंक्लूड करके हम बात कर रहे हैं, और साथ में करंट कंटेंट को थोड़ा सा तैयार कर लेना है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल एग्जाम आपका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आयोग जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है, तो बेस्ट देने का ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कॉपरेशन मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपको प्लान बनाने में। तो कीजिए, रिजल्ट आएगा ही, रिजल्ट आने ही वाला है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बड़ा अजीब माहौल है वहाँ का, क्लियरिटी कुछ नहीं है, बट रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। तो रिजल्ट के लिए रेडी रहिए, और 130 के अप्रॉक्स में कोई अगर हैं तो मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी आंख बंद करके कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।